शाम का वक्त था। मैं कंप्यूटर पर फिल्म देख रहा था। तभी अचानक से मेरा फ़ोन बजा। हेलो। ये एक फ्रीलांस काम के रिलेटेड कॉल था। बजट को लेके प्रोजेक्ट पर बात चल रही थी, बट जो बजट उन्होंने बोला वो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम था। तो मैंने उस टाइम पे तो प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया। बट कॉल ख़त्म होने के बाद ये भी लगा कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनके साथ ऐसे ही इंसिडेंट हुआ होगा। तो टॉपिक भी रिलेटेड था और काफ़ी टाइम से चैनल पर कुछ पोस्ट भी नहीं किया था। तो क्या, उठाया पेन पेपर और लग गया काम पे। देखो, इस वीडियो में मैं हर प्रोसेस को एकदम डिटेल में तो नहीं बता सकता, बट जितना भी दिखाऊंगा या बताऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा वीडियो बनाने का प्रोसेस स्टार्ट टू एंड कैसे होता है। और हाँ, अगर आपको मेरी स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैक टू द पॉइंट। तो जब मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है, मैं सेम स्क्रिप्ट को कंप्यूटर में टाइप करता हूँ, क्योंकि रिविजिट करने से वो और भी ज़्यादा रिफाइन हो जाती है। राइटर्स बोलते हैं कि ये रीराइटिंग का प्रोसेस आपको कम से कम 3 या 4 बार तो आराम से करना चाहिए, बट मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, तो मैं सेकेंड टाइम में ही राइटिंग की दुकान बंद कर देता हूँ। हाँ, मैं फ़ोन या टैबलेट से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पेपर, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं है, सिर्फ काम पर फोकस। तो ये है मेरा शूटिंग का स्क्रिप्ट। ये इस हिसाब से कुछ मैं शॉर्ट लिखता हूँ। जहाँ से जहाँ तक मैंने ये ऐसे ख़त्म किया है वो सारी चीज़ें इस शॉट में कवर होनी है। और जो स्पेसिफिक शॉट्स मुझे लेने हैं, जैसे कि ये वाले शॉट्स, तो इसको मैंने ऐसा अलग से लिखा है। तो अब आती है वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो है स्क्रिप्ट याद रखना। हाँ, इतना मुश्किल भी नहीं है, बट हमसे ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा इग्नोर हो जाती है हमेशा। हर टेक्नीशियन अपनी क्या है यार डायलॉग 5 दिन का, मैं ये लाइन बार बार बोल रहा हूँ, ये लाइन मुझे एक बार कौन कितना चार्ज करता है, वो उसकी कैपेबिलिटी है। आप चलो जाते। अगर आप अपने डायलॉग्स अच्छे से याद करते हो तो एक अच्छे और नेचुरल परफॉर्मेंस के लिए बहुत काम आता है। हर वीडियो की स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि शूट के एक दिन पहले हम इसे प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि शूट के टाइम पे कुछ परेशानी नहीं होगी। बट ये कभी होता ही नहीं है, हम सीधा शूट स्टार्ट करते हैं। मैं सब समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सॉरी, अभी ये लाइन भी आपको बताना पड़ेगा। कट करो एक सेकंड में स्क्रिप्ट। बट कुछ टाइम के बाद समझ में आने लगता है कि ये बिना प्रैक्टिस के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या, फिर स्टार्ट करते हैं बीट शूट में ही प्रैक्टिस। कैसे हम किसी भी बेसिक सीन को सिनेमैटिक टच कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उस सीन का नैरेटिव समझना है, तो वो सारी फीलिंग्स आनी बहुत ज़रूरी है, जो क्वेश्चन मार्क। तो प्रैक्टिस के बाद शूटिंग का प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, तो 19 को शूट है, 20 को अपना डेटा 20 को आपको डेटा मिल जाएगा। तो आपके पास 20 एंड 21 है, इसमें आप अपना कट बना लेना। इसमें हम सीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट मैग्निफिकेशन से शूट करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ? कुछ तो मिस कर दिया तूने। क्या? लाइटिंग। मैंने ये प्रोसेस जानबूझ के मिस किया था, क्योंकि मेरे पास कुछ लाइटिंग है ही नहीं। सिर्फ ये विप्रो की RGB ट्यूबलाइट है, और प्रैक्टिकल लाइट के लिए ये 70 वाला USB लाइट और ये टेबल लैम्प। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपके पास कोई एक्सपेंसिव लाइट होगी तो ही आप अच्छा शूट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, एक बेसिक ट्यूबलाइट से भी आप अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। सिर्फ उसकी प्लेसमेंट सीख लो कि कहाँ पर कैसे प्लेस करना है। इन शॉर्ट, प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि जैसे मेरा लाइटिंग का चीप सेटअप है, वैसे ही मेरे पास एक चीप APS-C कैमरा है जो लो लाइट में बिल्कुल अच्छा नहीं है। और उसके साथ मेरे पास एक किट लेंस भी है जो लो लाइट में फोकस करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करती है। जहाँ पर ज़्यादा लाइट है वहाँ पर उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है, और अभी के फ्रेम में कैरेक्टर से ज़्यादा बैकग्राउंड में ज़्यादा लाइट है, तो सिर्फ फोकस करने के लिए मुझे फ़ोन की टॉर्च से कैरेक्टर को लिट करना पड़ता है। और फोकस होते ही मैं फोकस को ऑटो मोड से निकाल के मैनुअल मोड में डाल देता हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास जो भी इक्विपमेंट्स है वो अभी के मोमेंट के लिए परफेक्ट है। तो प्लानिंग के मुताबिक जो शॉट्स मैंने स्क्रिप्ट में लिखे थे वो सारे शॉट्स मैं शूट कर लेता हूँ। और हाँ, जब तक मुझे अच्छा टेक नहीं मिलता तब तक मैं मल्टीपल टेक्स शूट करता हूँ। सो अभी 9:54 हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 10 बज गया है। एंड फाइनली एक सीन हमारा शूट कंप्लीट हो गया है। शुरुआत की थी 1 बजे, अभी 10 बजे हम पैकअप कर रहे सीन फर्स्ट का। तो जिस हिसाब से ये वीडियो शूट हुई है उसे सिर्फ यहाँ पर इस एडिटिंग टेबल पर ही बचाया जा सकता है, क्योंकि असली मैजिक यहीं पर होता है। एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सारे रशेस की प्रॉक्सेस बना लेता हूँ,
इसका प्रोसेस सिंपल है। सिलेक्टेड क्लिप्स पे राइट क्लिक करना है और ये प्रॉक्सी वाले ऑप्शन में क्रिएट प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं फ्रेम साइज को हाफ सिलेक्ट करता हूँ और प्रीसेट में प्रोरेज क्विक टाइम प्रॉक्सी सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आप H.264 भी चूज़ कर सकते हो। वाटरमार्क को मैं एज इट इज़ ही रहने देता हूँ और लोकेशन को भी सेम रहने देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली ओरिजिनल फाइल्स के लोकेशन पर ही एक प्रॉक्सी वाले फोल्डर में सेव हो जाता है और इसे ओके कर देता हूँ। फिर ये मीडिया इनकोडर में फाइल्स को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा सा टाइम लगता है बट एडिट के लिए ये बेस्ट तरीका है, एटलीस्ट मेरे कंप्यूटर के लिए। तो प्रॉक्सीज बनाने के रीज़न यही है क्योंकि ये 8 साल पुराना बेचारा मेरा कंप्यूटर 4K फाइल्स को झेल नहीं पाता है। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें एडिटिंग टाइमलाइन पे 4K प्लेबैक स्मूथली नहीं मिलता तो आप प्रॉक्सीज ट्राई कर सकते हो फॉर स्मूदर प्लेबैक। प्रॉक्सीज क्रिएट होने के बाद मैं स्क्रिप्ट के अलावा जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो अनवांटेड पोर्शन डिलीट कर देता हूँ। 1 2 3 एक्शन। कट सगळा उलटा पुलटा डायलॉग केला. नाही ते ठीक आहे चालेल. अब इस प्रोसेस में स्क्रिप्ट के अलावा जितना भी शूट हुआ है वो सब कुछ मैं टाइमलाइन से डिलीट कर देता हूँ। तो टाइमलाइन पर सिर्फ स्क्रिप्ट वाला पोर्शन ही रह जाता है। इससे होता ये है कि जब भी मैं रशेस देखता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट का पार्ट दिखता है, जिससे मेरा पूरा फोकस कहानी और परफॉर्मेंस पे होता है। जब मैं शांति से रशेस देख रहा होता हूँ तो उसी टाइम पर ओके टेक्स्ट भी मार्क करता हूँ और उसी में एक एडिट भी बना लेता हूँ और यही एडिट में एक्सपोर्ट करता हूँ डबिंग के लिए। यहाँ पर मैं फाइल साइज़ को कम ही रहने देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ डबिंग के लिए रेफरेंस फाइल है। मेरे पास कोई अकोस्टिक ट्रीटेड रूम नहीं है तो एको से बचने के लिए मैं कंबल और तकिए से काम चला लेता हूँ। डबिंग करने के मल्टीपल रीजंस है। पहला रीज़न तो ये है कि मैं घर में शूट करता हूँ और मेरा शूटिंग चलता है करीब 7-8 घंटे तक, तो मैं घर में सबको अपने हिसाब से चुप तो नहीं करा सकता कि कुछ मत बोलो मैं शूट कर रहा हूँ या फिर टीवी मत देखो। तो शूट करने के लिए मैं सबके सोने का इंतज़ार तो नहीं कर सकता। दूसरा रीज़न ये है कि मुझे क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है। अगर मुझे लगे कि कोई मुझे नया डायलॉग ऐड करना है या इम्प्रोवाइज़ करना है तो वो भी मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। और एक रीज़न ये भी है कि अगर मुझे फिल्म स्टाइल में प्रेजेंट करना है तो उसमें अगर माइक दिखेगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो ये मेरे रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं डबिंग करता हूँ। अब देखते हैं कि मेरे डबिंग का प्रोसेस कैसे होता है। मैं डबिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ दाविंची रिजॉल्व। इसका रीज़न सिंपल है, इसका फेयरलाइट टैब मतलब जो ऑडियो का डिपार्टमेंट संभालता है वो वाला टैब सिमिलर टू एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लगता है। डबिंग करते समय डायलॉग्स को हमेशा मोनो में ही रिकॉर्ड करना है तो एक मोनो ट्रैक ऐड करेंगे और उसी ट्रैक में इनपुट में से जो माइक में डबिंग के लिए यूज़ करता हूँ उसे ऐड करता हूँ ताकि सेम उसी ट्रैक पर मैं डायलॉग्स रिकॉर्ड कर सकूं। फिर ट्रैक के सामने रिकॉर्डिंग वाला बटन एनेबल कर देता हूं जिससे मेरा माइक डबिंग के लिए रेडी हो जाता है। ओके, तो एक चीज़ बताना भूल गया, कंडेंसर माइक का एक बहुत बेनिफिट होता है कि जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे एक पोर्ट मिलता है जहाँ पे मैं 3.5 mm का मेरा हेडफोन कनेक्ट कर सकता हूँ और मेरी ही आवाज़ मैं खुद मॉनिटर कर सकता हूँ और मैं जो दाविंची रिजॉल्व में से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका सीधा आउटपुट इस माइक में मैंने दिया है और इसके थ्रू ही मैं जो मेरी डबिंग हो रही है, जो डबिंग होने के बाद जो प्लेबैक है मैं वो भी इसी के थ्रू सुन रहा हूँ। अब जो डायलॉग मुझे रिकॉर्ड करना है उसे पहले मैं प्रॉपर सुन लेता हूँ और साथ ही मैं उसका मूड और फ्लो समझ लेता हूँ। हाय, वेलकम टू एडवांस एडिटिंग क्लास। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी बेसिक सीन को सिनेमैटिक टच कैसे दे सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले पायलट ट्रैक को म्यूट कर देता हूँ ताकि मैं मेरी ही आवाज़ को प्रॉपर मॉनिटर कर सकूँ। हाय, वेलकम टू एडवांस एडिटिंग क्लास। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी बेसिक सीन को सिनेमैटिक टच कैसे दे सकते हैं। जैसे ही मैं लाइन बाय लाइन डब करता हूँ उन डायलॉग्स को भी करेक्ट सिंग करता जाता हूँ ताकि मुझे पता चल जाता है कि ये मूड के हिसाब से करेक्ट है या नहीं। और ऐसे ही मैं बाकी की रिकॉर्डिंग भी करता जाता हूँ। It's 1:44 AM, मुझे बहुत नींद आ रही है बट ये सीन में अगर आधा कल डब करूँगा तो आई थिंक थोड़ा सा अलग साउंड करेगा। इससे अच्छा कि कर ही देते हैं। अगर सेम यही बजट की बात किसी एक्टर या किसी डायरेक्टर से करनी होती, मेरा डब कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरे कैरेक्टर से भी डब करा लेता हूँ। थोड़ा सा फील के साथ लेना है। क्या मैटर है, कर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। क्या मैटर है, मतलब तो क्यूरियस है जानने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, क्या मैटर है, क्या मैटर है। तो जब डायलॉग बोलता है ना शूटिंग के टाइम पे बड़े खाल लेता है वर्ड और जब डबिंग के टाइम पे हमारे पास स्पेस बहुत कम बचता है।
तो मतलब उस उतने पोर्शन में हमको बिठाना है तो थोड़ा सा वो आउट सिंक जाता है। इसलिए शूटिंग के टाइम पे भी जब तू ट्राई करके डायलॉग जो ले रहा है तू वो एकदम क्लियर प्रोनाउंसिएशन ट्राई कर, नॉट सेइंग कि वो डायलॉग के चक्कर में तेरा परफॉर्मेंस खराब करना है, वो नहीं है, बट थोड़ा सा एकदम फास्ट बोल रहा है ना, उसमें से थोड़ा वर्डिंग खत्म हो जाता है। करो एक बार सुन ले। रुकना। अरे ऐसे लोगों ने तो मार्केट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है। एम आई राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ओह माय गॉड, अंग्रेजी वीड दे, बहुत गलत। सुन लेना एक बार, एक वही रिदम पकड़, ज़्यादा चेंज मत कर। तू एक बार डायलॉग सुनाएगा ना, तू चुप बैठ। तू क्या करता है, डायलॉग सुनाता है और तेरा लेक्चर चालू कर देता है तो डायलॉग में बोल जाता हूँ और वो रिदम बोल जाता हूँ। तू एक बार डायलॉग सुना दे मेरे को, मैं वही रिदम पकड़ के वही डायलॉग तेरे को डिलीवर कर दूंगा। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। अरे ऐसे लोगों ने तो मार्केट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है। मार्केट्स नहीं होता बे। ओके ओके। यार ये तो बहुत गलत है। आवाज़ कितना बड़ा आ रहा है बे? हाँ, आवाज़ कितना बड़ा रहा है? यार ये तो बहुत गलत है। जैसे वैसे बोल रहा है कि मैं माइक पे ऐसे नहीं, वो हम लोग कर लेंगे ना, उसको रिस्टोर कर लेंगे। मैरिज अगर नहीं होता है तो वापस पूरा डब कर लेंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये छोटे डायलॉग तो कर देता है। अरे छोटे डायलॉग में मैं तो ना माहिर हूँ, माहिर। छोटा एक्टर छोटे डायलॉग्स। कैसा लगा मेरा मजाक? जब ये छोटे छोटे डायलॉग जब बड़े बन जाएंगे ना, तभी एक्टर भी बड़ा बन जाएगा भाई साहब। तेरा हर वीडियो में हंसने का कुछ ना कुछ रहता है। तेरे को एक तो वापस मेरे को अच्छा दे दे, ये बंद करके रख रहा हूँ मैं। तो तेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है मैं बता रहा हूँ। तो देख, यहाँ से तू हंसना चालू हो रहा है ना, जब ऐसा किया ना अभी यही कर और विजुअल्स के साथ मैच कर। ये जो है ना वो भी नहीं कुछ कर जो भी है ये, ठीक है? करूँ? कर दिया। ज़्यादा हो गया क्या? ज़्यादा हो गया। डबिंग होने के बाद मैं उन डब्स को एडिटिंग टाइमलाइन पर प्लेस करता हूँ और हाँ, मैं हर कैरेक्टर का डब सेपरेटली एक्सपोर्ट करता हूँ ताकि मुझे अगर किसी स्पेसिफिक ट्रैक में कुछ चेंजेस करने होते हैं तो वो मैं ईजिली कर सकता हूँ। पोस्ट प्रोडक्शन में साउंड डिज़ाइन भी काफ़ी मज़ेदार पार्ट है। इसमें आप साउंड के ज़रिए विजुअल्स का पूरा फील चेंज कर सकते हैं। अब इसमें मैं एम्बियंस से लेके छोटे छोटे मूवमेंट्स के भी साउंड यूज़ करता हूँ। हाय, वेलकम टू एडवांस एडिटिंग क्लास। तो सबसे पहले हमें उस सीन का नैरेटिव समझना है। इससे हेलो, ज़्यादातर लोग विजुअल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ऑडियो पे सही से काम करेंगे तो आपका काम बाकी लोगों से थोड़ा अलग दिखेगा। मैं सालों से एडिट कर रहा हूँ तो मेरे पास मेरी खुद की SFX लाइब्रेरी बन गई है और जो SFX मेरे पास नहीं है मैं उसे खुद से रिकॉर्ड करता हूँ और इस प्रोसेस को कहते हैं फोली। इसमें मैं विजुअल्स के हिसाब से माइक के सामने सेम वही मूवमेंट करता हूँ। अभी आपने जो देखा वो सिर्फ फोली साउंड के साथ था। अब बाकी के साउंड्स के साथ देखेंगे तो कुछ ऐसा साउंड करेगा। अगर आप मुझे बोलते कि बजट नहीं है तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये सब सुनने की आदत तो सारे एडिटर्स को हुई गई है। बट आपने जो ये कंपैरिजन वाली बात कर दी ना, कभी कभी फ्रेम में कुछ एक्शन नहीं हो रहा होता है बट साउंड के ज़रिए वो आप माहौल क्रिएट कर सकते हो। ये टॉपिक मेरे नॉलेज से कई ज़्यादा बड़ा है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मतलब टाइम हमारे पास कट टू कट ही है। यस आई डोंट थिंक आपको इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा काम है। नहीं, काम कम नहीं है, टाइम कम है। उल्टा मुझे एक्स्ट्रा टाइम बैठना होगा। एनीवेज, मैं मेरी फ़ीस बता देता हूँ। प्लीज़ थोड़ा डिस्काउंट दे देना। हाँ, डिस्काउंट के साथ ही बोल रहा हूँ। म्यूज़िक किसी भी फिल्म या वीडियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आपके विजुअल्स को, आपकी कहानी को उस मूड के हिसाब से एनहांस करने में मदद करता है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। मेरा एडिटर इतने पैसे में 3 प्रोजेक्ट करता है। आप फिर वही बात कर रहे हो, तो फिर आप उनसे एडिट करवाओ ना। एक्चुअली क्या है ना, अनुराग डायरेक्टर वांट्स यू टू एडिट दिस। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टेक्नीशियन की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। अगर आप मुझे बोलते कि बजट नहीं है तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये सब सुनने की आदत तो सारे एडिटर्स को हुई गई है। बट आपने जो ये कंपैरिजन वाली बात कर दी ना,
तो सच में अब ये प्रोजेक्ट करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुन तो लो। गार्चिक, जहाँ पर मेरे काम की रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ पर काम करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे नहीं, आप समझ। क्या मैटर है? छोड़ ना, था एक चोमो जिससे टेक्नीशियंस के पैसे काट के प्रोड्यूसर के सामने हीरो बनना है। म्यूज़िक करते समय कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके सीन का मूड जैसा है उसी पेस में म्यूज़िक यूज़ करें तो उस पर्टिकुलर सीन के साथ प्रॉपर अलाइन हो जाता है। और जैसे कि मैंने पहले SFX के लिए भी कहा था कि मेरे पास खुद की ऑडियो लाइब्रेरी बन गई है, तो यस, मेरे पास कुछ म्यूज़िक ट्रैक्स भी हैं। तो कभी कभी मैं उसी में से म्यूज़िक ट्रैक्स यूज़ करता हूँ और कभी ज़रूरत पड़े तो एपिडेमिक साउंड या एनवातो जैसे प्लेटफॉर्म से म्यूज़िक यूज़ करता हूँ। और रही बात म्यूज़िक प्लेसमेंट की, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। म्यूज़िक एंड साउंड डिज़ाइन होने के बाद आता है उसे प्रॉपर मिक्स करना। तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि सारे डायलॉग्स प्रॉपरली सुनाई देने चाहिए। तो चाहे SFX हो या म्यूज़िक, ये आपके डायलॉग्स को कभी ओवर पावर नहीं करने चाहिए। मतलब टाइम हमारे पास कट टू कट ही है। यस, आई डोंट थिंक आपको इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा काम है। नहीं, काम कम नहीं है, टाइम कम है। उल्टा मुझे एक्स्ट्रा टाइम बैठना होगा। एनीवेज, मैं मेरी फीस बता देता हूँ। प्लीज़ थोड़ा डिस्काउंट दे देना। हाँ, डिस्काउंट के साथ ही बोल रहा हूँ। कलर ग्रेडिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ दाविंची रिजॉल्व। अब दाविंची रिजॉल्व में आने से पहले मुझे प्रीमियर प्रो से कुछ एक्सपोर्ट्स निकालने होते हैं। तो एक नॉर्मल लो रेज MP4 फाइल होती है और एक XML। इस XML को मैं दाविंची में इंपोर्ट करता हूँ, तो मेरा सेम एडिट दाविंची में बन जाता है विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी, क्योंकि ये लिंक हो जाता है मेरी ओरिजिनल कैमरा फाइल्स के साथ। मैं इसे इंपोर्ट करने के लिए फाइल में जाता हूँ, फिर वहाँ से इंपोर्ट, देन टाइमलाइन, फिर यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ XML फाइल जो मैंने प्रीमियर से एक्सपोर्ट की थी एंड यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। फिर इंपोर्ट के पहले मुझे सीक्वेंस सेटिंग का पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर मैं रिजोल्यूशन में वही सेट करता हूँ जो मुझे फाइनल एक्सपोर्ट में चाहिए एंड यहाँ पर ओके कर देता हूँ। प्रीमियर में जो टेक्स्ट होता है या फिर एडजस्टमेंट लेयर होती है वो यहाँ पर रिजॉल्व में ऑफलाइन दिखाता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब जो रेफरेंस के लिए मैंने लो रेज MP4 एक्सपोर्ट किया था उसे मैं सोर्स मॉनिटर में ओपन करता हूँ। फिर यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ और ये गैंग वीवर्स वाला ऑप्शन टिक कर देता हूँ। इससे होता ये है, मैं मेरा रेफरेंस टाइमलाइन वाले एडिट के साथ साइमल्टेनियसली चेक कर सकता हूँ कि ये सेम है या नहीं, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम दिखाई देता है वहाँ पर चेंजेस करता हूँ। बट 99% ऐसा होता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो स्केलिंग रिलेटेड होता है। एडिट तो 100% मैच हो ही जाता है, तो स्केल को रेफरेंस के हिसाब से मैच करके मैं पूरा एडिट ग्रेडिंग के लिए रेडी कर देता हूँ। अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ कलर ग्रेडिंग। मैंने कलर ग्रेडिंग कुछ यूट्यूब से और कुछ खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखी है, और मुझे ये भी पता है कि ये परफेक्ट नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, मेरा ये भी प्रोसेस दिखा देता हूँ। जब मेरा पूरा एडिट मैच हो जाता है तब मैं कलर वाले पेज पर स्विच करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा नोड ट्री है। इसमें मैं नोड बाय नोड आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेरा प्रोसेस होता है। तो ये फर्स्ट नोड है नॉइज रिडक्शन का, इसे हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद का नोड है CST मतलब कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म। इसमें मैं मेरे कैमरा के हिसाब से जिस कलर प्रोफाइल में मैंने शूट किया है वैसे सारी सेटिंग्स कर लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, जो कि ओवरऑल पिक्चर काफ़ी पिंकिश हो गई है क्योंकि वाइट बैलेंस गड़बड़ है। तो मैं इसे करेक्ट करने के लिए इस नोड पर वाइट बैलेंस ठीक करता हूँ। काफ़ी इजी है। यहाँ पर ये वाइट बैलेंस का पिकर है, इसे सिलेक्ट करके इमेज में वाइट ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ तो एक काम कर जाता है। इसके बाद मैंने कुछ बेसिक एडजस्टमेंट भी किए थे। गैमा एंड गेन को थोड़ा सा बढ़ाया था, थोड़ा सा डार्कर पोर्शंस में इफेक्ट दिखेगा। फिर उसके बाद मैंने एक लड भी अप्लाई की है जो कि ओवरऑल इमेज को थोड़ी वार्म साइड लुक देती है। मैंने कुछ पैरेलल नोड्स भी क्रिएट किए हैं, जैसे कि बैकग्राउंड को थोड़ा सा एनामॉर्फिक स्टाइल में ब्लर करने के लिए ये डीफोकस बैकग्राउंड वाला इफेक्ट लगाया है। नीड के हिसाब से मैं इसका रेडियस भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। नेक्स्ट नोड में मैंने कैरेक्टर को थोड़ा सा लिट किया है इस गैमा एंड गेन की मदद से। इस लास्ट वाली पैरेलल नोड में मैंने विनियट ऐड किया है। इसमें मैंने फ्रेम के कॉर्नर्स को थोड़ा सा डार्कर किया है ताकि पूरा फोकस सेंटर में ही रहे। अगली नोड में मैंने ग्लो ऐड किया है, पता नहीं क्यों बट लगा कि एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। नेक्स्ट नोड में मैंने हेलेशन इफेक्ट ऐड किया है जो आपको थोड़ा सा फिल्म वाला फील देगा। अगर आप हाइलाइट्स में देखेंगे तो आपको ये नोटिस हो जाएगा। इसे मैंने काफ़ी सटल यूज़ किया है। और लास्ट नोड है मेरी फिल्म ग्रेन। इससे विजुअल्स में काफ़ी हद तक वो फिल्म वाला फील ऐड हो जाता है। मुझे अच्छा लगता है तो मैं मेरे हर वीडियो में इसे यूज़ करता हूँ। अब जो मेरी फर्स्ट नोड थी उसमें मैंने नॉइज़ रिमूव किया था। जो अगली कलर नॉइज़ होता है
उसे ये काफ़ी हद तक रिमूव कर देता है। और ये है मेरे फाइनल ग्रेड की एक फ्रेम। और अगर सेम यही ग्रेड मुझे अगर किसी दूसरे क्लिप पे अप्लाई करना होता है तो सिंपली मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ और कमांड सी करता हूँ, मतलब कॉपी करता हूँ, और जिस क्लिप पे मुझे इसे पेस्ट करना होता है उस क्लिप को सिलेक्ट करके कमांड वी मतलब पेस्ट करता हूँ। और अगर कुछ बेसिक एडजस्टमेंट करनी होती है तो वो भी मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। जब मेरा ग्रेड लॉक हो जाता है तब मैं इसे एप्पल ProRes 422 HQ में एक्सपोर्ट करता हूँ। इससे मुझे लॉसलेस क्वालिटी में एक्सपोर्ट मिलता है। अब यही एक्सपोर्ट मैं प्रीमियर में मेरे एडिट टाइमलाइन की एक कॉपी बना के उसी में इंपोर्ट करता हूँ और यहीं से मेरा फाइनल एक्सपोर्ट निकलता है। और ये है मेरी एक्सपोर्ट सेटिंग्स। 4K सीक्वेंस में 4K ग्रेडेड फाइल होती है तो मैं इसे मैच सोर्स करता हूँ। टारगेट बिटरेट में 80 Mbps रखता हूँ और बिटरेट एनकोडिंग में CBR मतलब कांस्टेंट बिटरेट रखता हूँ। और सबसे लास्ट में इफेक्ट्स में लूमेट्री लूप को टिक रखता हूँ और कलर शिफ्ट ना हो इसलिए मैं QT गामा कंपनसेशन वाली लट अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपको ये लट चाहिए तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लगभग हर वीडियो में ये प्रोसेस सिमिलर ही होता है। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको इस वीडियो से नया क्या सीखने को मिला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चीटिंग करता है, चीटिंग। पहले बोला तुझे लीडिंग दूंगा, रात को बुलाता है, 12 बजे छोड़ता है, अच्छा नहीं लगता।